Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today's our topic is Chapter 7 of Class 10 Biology, Man and His Environment. So students, आज हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर बिकॉज चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है. सो जस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे. कुछ बुक्स में से लेंगे जो हम मुझे लगेगा कि इम्पॉर्टेंट हैं, हर बार आते हैं पेपर्स के हवाले से भी, वैसे भी इम्पॉर्टेंट हैं, आपका जानना इम्पॉर्टेंट है. सो मैं बुक से भी वो पढ़ा दूँगी. अदरवाइज़ जो मुझे लगा कि बुक के अंदर मिसिंग है जो टॉपिक्स, वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं. सो आप लोगों ने इस पर भी नज़र ले लेनी है और एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना है. आगे मैंने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लगाई हैं जिनके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है ना. सो स्क्रीनशॉट का मैं टाइम दूंगी, अब तक आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है. सो स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से इस पेज का. यस, आई होप कि आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक. आवर टॉपिक इज़ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, ठीक है स्टूडेंट. सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या होता है हमारे पास, हम ये समझ लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने राइट डाउन डेफिनेशन राइट डाउन की है एनवायरनमेंट की, ठीक है. सो एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है. एनवायरनमेंट इज द सम टोटल अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. सो स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट जो हमारे पास, हमारे माहौल में जितनी भी चीज़ें हैं, नहीं तो वो लिविंग है नॉन लिविंग है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, सब के सब एनवायरनमेंट में आ जाते हैं. एनवायरनमेंट आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है. अब आते हैं इकोसिस्टम क्या है. अच्छा, ये मैं कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सब आपके सिलेबस में मौजूद है. बस थोड़े आपका सिलेबस में थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली यू आर इन 10th स्टैंडर्ड. सो आप लोगों को थोड़ा सा लेंथी दिया हुआ है, बट नो इशू, ईजी करके समझेंगे, कोई भी मसला नहीं है. इतना कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना ज़्यादा लाइट वेटेड कर दिया है, सब कुछ भी नहीं है. मैंने बिल्कुल सेम वही चीज़ें एडिट की हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे इकोसिस्टम का भी टॉपिक मौजूद है, अगर आप लोगों ने बुक में देखा हो तो, लेकिन मैं अगेन आपको पीडीएफ में भी दिखा देती हूँ कि इकोसिस्टम कहाँ पे है. देखें स्टूडेंट्स, यस, यहाँ पे आप लोगों को देख नज़र आ रहा होगा. इसके अंदर देखिए नंबर 1 पे डेफिनेशन एनवायरनमेंट की, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है. यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक ही द इकोसिस्टम है और फिर आगे के टॉपिक्स हैं. सब कुछ जो है ना मैं ऑन द पीडीएफ ही पढ़ा रही हूँ. सो डोंट वरीड अबाउट इट कि मैंने कहीं और से पढ़ाया है, ओके. सो इकोसिस्टम क्या होता है. एंड इकोसिस्टम इज अ ज्योग्राफिकल एरिया where living or organism interact with each other and the surroundings environment. अब इकोसिस्टम क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, जब बायोटिक और एबायोटिक मिलते हैं ना तो वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं. अब बायोटिक एबायोटिक क्या होते हैं वो मैं आगे आपको समझाती हूँ, लेकिन बेसिकली हमारे पास इकोसिस्टम एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक हमें ज़िंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. तो हम ये इंटरेक्ट करें ना, एयर एंड वाटर क्या है, दोनों नॉन लिविंग चीज़ें हैं. सो हम लिविंग उन जो है नॉन लिविंग चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं या उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो इट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम, ओके. आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. हमारा जो है यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पे सो कंपोनेंट्स कौन से हैं इकोसिस्टम के. देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स. अच्छा, ये दोनों अब क्या होते हैं इनको मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगी. सो डोंट वरीड अबाउट इट, ओके. इकोसिस्टम समझ में आ गया, एनवायरनमेंट समझ में आ गया, वेल एंड गुड, ये भी समझ में आ जाएगा. अच्छा, आप सबसे पहले एबायोटिक को समझ लेते हैं, फिर बायोटिक को समझेंगे क्योंकि बायोटिक थोड़ा सा ब्रीफ है और एबायोटिक तो एक दो अल्फाज में हम फिनिश कर लेंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर और जो है ना रेनफॉल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं एबायोटिक. और एबायोटिक को हम दूसरे अल्फाजों में नॉन लिविंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना. यानी कि एबायोटिक जितनी भी होती हैं नॉन लिविंग होती हैं, ठीक है, और बायोटिक जो कि लिविंग होती हैं. अब इनके बायोटिक के अंदर भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं. एबायोटिक समझ में आ गया. अब बढ़ते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की तरफ. बायोटिक कंपोनेंट्स 3 होते हैं. कौन कौन से? प्रोड्यूसर, कंपोजर्स, डीकम्पोजर्स, ओके. प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हो. पिक्चर्स के ज़रिए मैं आपको आगे समझाती हूँ फूड चेन, बट अभी आप लोगों को जस्ट माइंड में रखना है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है. प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाते हों.
कंपोजर्स जो किसी और का खाना खाते हो, ठीक है ना, किसी और का खाना किसी और पर डिपेंडेंट हो, ठीक है, यानी कि कहीं और से किसी और जो कोई और प्रोड्यूसर है उसको खाते हो, ठीक है, किसी और पर डिपेंडेंट हो, इज कॉल्ड द कंपोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होता है हमारे पास? डीकम्पोजर्स सेप्रोट्रॉफिक होते हैं स्टूडेंट। सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक कहते हैं कि डेड बॉडीज़ को फीड करने वाले, ठीक है ना, यानी जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको फीड करते हैं, उन्हें कहते हैं डीकम्पोजर्स। ओके, समझ में आया? प्रोड्यूसर क्या होता है, कंपोजर्स क्या होता है, डीकम्पोजर्स क्या होता है? एक बार दिमाग में अपने जो है ना सोच लें, प्रोड्यूसर क्या होता है, कंपोजर क्या होता है और डीकम्पोजर। एक बार मेरे साथ से बोले, प्रोड्यूसर क्या होता है? यस, जो फूड को खुद प्रिपेयर करते हो। कंपोजर्स क्या होता है? जो किसी और पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। और फिर डीकम्पोजर्स क्या होता है? ये जो है डेड बॉडीज़ को फीड करते हैं, लाइक फंजाई है, बैक्टीरियाज हैं, ये इनको किसको डेड बॉडीज़ जो एनिमल्स की होती हैं उनको फीड करते हैं और ये सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी आपको। मेरे साथ साथ रिकॉल भी कर लिया, आप दिमाग में बात रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। अच्छा, आप कंज्यूमर समझ लिया कि जो किसी और पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है ना, लाइक हम भी कंज्यूमर्स में ही आ जाते हैं, ठीक है। ना ही हम अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और ना ही हम डेड बॉडीज़ को खाते हैं, ठीक है। हम कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि हम भी किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स भी खा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम कि ये जो होते हैं कंपोजर्स होते हैं, इनके भी 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन से? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। अब ये क्या होते हैं? अब मैं ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको मैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि विदाउट पिक्चर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊँगी, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठे कि नहीं। और साइंस भी यही कहती है कि इमेजरी या फिर जो आप आंखों से देखते हैं, विजुअलाइजेशन होती हैं, जो विजुअल होती हैं आपको चीज़ें, वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। तो मेरा मकसद भी आपको यही है कि ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं ये आपको हमेशा के लिए याद रहें। ओके स्टूडेंट्स, यस, तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? यस, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब जो प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं वो क्या हैं? ये सब कंपोजर्स हैं। कंज्यूमर्स है, कंपोजर्स कह रही हूँ, कंज्यूमर्स हैं। ओके, ये सब क्या है? कंज्यूमर्स हैं, यानी कि ये किसी और पे डिपेंडेंट है, ये इस पे है, ये इस पे है, ये इस पे है, डिपेंडेंट है ना, ये जिस किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, सो वो क्या होते हैं? वो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। जब ये मर जाएगा, ये ईगल मर जाएगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? जब ये ईगल मर जाएगा सो इसके बॉडी को कुछ डीकम्पोजर्स फीड करेंगे, लाइक फंजाई, बैक्टीरिया जैसे कुछ होते हैं जो डेड बॉडीज़ को फीड करेंगे ये, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद क्या होगा, ये प्रोसेस आगे कैसे चलेगा वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ, ठीक है। पहले कंज्यूमर्स को समझ लेते हैं। प्रोड्यूसर्स और डीकम्पोजर्स और कंज्यूमर्स का टॉपिक तकरीबन क्लियर होगा। अब कंज्यूमर के 3 टाइप्स की तरफ आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस ग्रास हॉपर ने खाया, इस ग्रास हॉपर को इस रैट ने खाया, इस रैट को इस स्नैक ने खाया, इस स्नैक को खाया किसने? ईगल ने खाया। ओके स्टूडेंट्स, सो अब ये क्या हुआ कि ये जो ग्रास हॉपर है ये प्राइमरी कंज्यूमर है, इसने डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खाया। ये दोनों जो है ना ये सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, जिन्होंने सेकेंड टाइम कंज्यूमर को ही कंज्यूम किया। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी, थोड़ी सा दिमाग लगाएं, ठीक है ना। ये टर्शियरी। अच्छा, अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये ख्याल आता है, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तब भी स्टूडेंट्स के ख्याल आते हैं दिमाग में ऐसे, तो मैं कोशिश करती हूँ वीडियो के अंदर भी आप लोगों को मैं वो टॉपिक्स जो है ना वो क्लियर कर दूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारे पास फिर ईगल जो है वो मर जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे टॉपिक क्या था कि इनको जो है ना कैसे हम फाइंड करेंगे कौन सा टर्शियरी है कौन सा ये। तो स्टूडेंट्स, इनकी फूड चेन जब आपको मालूम होगी सो आपको ईजिली आप मालूम कर पाएंगे कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा जो है टर्शियरी है। जब ये ईगल मर जाएगा, इसकी डेड बॉडी को डीकम्पोजर्स फीड करेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह वगैरह। जब ये फीड करेंगे तो क्या होगा, इनकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होंगे, वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस के अंदर क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, छोटे छोटे सब्सटेंसेस के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर इनमें से मिनरल्स जो है ना वो निकलेंगे,
कौन से मिनरल्स निकलेंगे? जब ये छोटे छोटे सब्सटेंसेस के अंदर आएंगे मतलब डिवाइड हो जाएंगे ना स्टूडेंट्स, जब ये छोटे छोटे सब्सटेंसेस के अंदर डिवाइड हो जाएंगे तो क्या होगा, इनमें से मिनरल्स निकलेंगे। कौन कौन से मिनरल्स निकलेंगे? लाइक वाटर निकल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी काफ़ी सारे मिनरल्स इसमें से निकलेंगे। वो क्या होगा कि जो सॉइल होगा ना वो अपने अंदर क्या कर लेगा, इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर क्या होगा, ये प्लांट्स उग जाएंगे। समझ में आ गई बात? नहीं आई मैम, कुछ बच्चों को डाउट होगा, नहीं आई भाई, नहीं आई। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करती हूँ और सिंपल वे में करती हूँ। प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं, इनको कंज्यूमर्स ने खाया, पहले प्राइमरी ने, प्राइमरी को सेकेंडरी ने, सेकेंडरी को टर्शियरी ने, टर्शियरी जब मर गया क्या हुआ कि डीकम्पोजर्स ने इसकी बॉडी को फीड किया, इसकी बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह वगैरह जैसी चीज़ों को क्या किया, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया, उनमें से मिनरल्स निकले, उसको सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर सॉइल ने उन्हीं मिनरल्स से प्लांट उगा दिया, फिर प्लांट को इस्ट किया, और ऐसे ही ये साइकिल चलता रहेगा। स्टूडेंट्स समझ में आ गई बात? अब आप लोग चाहें तो इन दो पिक्चर्स को आप लोग जो है ना, ये जो दो पिक्चर्स हैं, इन दोनों पिक्चर्स को आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। सॉरी, इस पिक्चर को आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, अदरवाइज ये गूगल पर इजीली अवेलेबल है, मैंने भी वहीं से ली है। ओके, तो काफ़ी मुश्किल से मिली है, बट आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये जो चार्ट है स्टूडेंट्स, इसको हम आगे समझते हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये भी मैंने खुद से ही किया है, बुक के अंदर मौजूद नहीं है। ओके, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट क्या कर सकते हैं, मेरी भी मजबूरी है, वरना मैं तो हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि वीडियो छोटी होनी चाहिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं फूड चेन की तरफ। फूड चेन क्या होता है स्टूडेंट्स? भाई देखें, हमने ये जो अभी सारा सिस्टम पढ़ा ना कि कौन किसको खा रहा है, कौन किसको खा रहा है, कैसे खा रहा है, ये जो सारी चीज़ें हमने अभी जितना भी ये सिस्टम पढ़ा है ना स्टूडेंट्स, ये जितना भी हमने अभी सिस्टम पढ़ा है ना, ये सारा कौन किसको खा रहा है, कैसे खा रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा जो है ना क्या है, ये सिस्टम को हम कहते हैं फूड चेन। कौन किसका फूड बन रहा है, इसको हम कहते हैं फूड चेन। इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है ना? क्या डेफिनेशन लिखी हुई है स्टूडेंट्स? कि a food chain is a sequence that shows how energy and nutrients flow from one organism to another in an ecosystem, starting with producer like plants and moving through various levels of consumers like herbivores, carnivores and etc. ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है, यानी कौन किसको खा रहा है, इसको द फूड चेन। मैंने अपनी डेफिनेशन ईजाद की है कि कौन किसको खा रहा है, इसको हम कहते हैं फूड चेन, ठीक है ना? सीक्वेंस यानी कि उसको हम कहते हैं फूड चेन। आगे बढ़ते हैं फूड चेन, फूड वेब की तरफ। फूड चेन तो हमने पढ़ ही लिया, फूड वेब की तरफ। फूड वेब क्या होता है स्टूडेंट्स? द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, the interconnected food chains operating in ecosystem will establish a network between various species called food web. अब स्टूडेंट्स देखें, अब क्या होता है कि अब जो है ना, इन फॉर एग्जांपल यहाँ पे आती हूँ मैं, इस वाली पिक्चर्स पे आ जाती हूँ कि इस वाली पिक्चर को मैं पूछ नहीं रही हूँ, वैसे ये वाली ऊपर है ना, तो इस वजह से मेरा ध्यान ज़्यादातर इसी पे जा रहा है, और ये वाली पिक्चर हमारे पास कंप्लीट भी नहीं आ रही है इसी वजह से, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना ये कंप्लीट नहीं आ रही है, लेकिन अगेन में कुछ अब आ गई है, ठीक है? अब देखें स्टूडेंट्स, वेट, मैं इसको रिटन का जो है ना ये प्रोसीजर जो है ना वो ठीक कर लूँ। यस, अब आते हैं हम इस पे। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना ये कौन, अब ये जो है ना स्नैक इसको खा रहा है, या ये ग्रास हॉपर इस प्लांट को खा रहा है। सो ये क्या है, ग्रास हॉपर और ग्रास के अंदर क्या है, ये रिलेशनशिप है, ठीक है ना? सो ये जो रिलेशनशिप है ना इनके अंदर, इसी को हम कहते हैं फूड वेब, ठीक है ना? अब इसके अंदर भी यही कहा गया है कि द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम which establish a network of a relationship between one species called food web, ठीक है ना? अब ये दोनों लाजमी कोई किसी को खा रहा है तो ये रिलेशनशिप है ना, तो ये रिलेशनशिप है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, फूड वेब। ये ट्रीज़ को ये डियर खा रहा है, ठीक है ना? ट्रीज़ को गॉड खा रही है, डियर खा रहा है, जो भी खा रहा है, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है ना? ग्रास हॉपर खा रहा है, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ग्रास हॉपर को फ्रॉग या माउस खा रहे हैं, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है ना? अब जो है ना इसको, माउस को या फ्रॉग को ईगल खा रहा है, ये रिलेशनशिप है। स्नैक को, डेयर को स्नैक खा सकता है, गॉड को भी स्नैक खा सकता है,
और फिर इसको ईगल खा रहा है स्नैक को, सो दिस इज़ कॉल्ड फूड वेव। इनके बीच में ये रिलेशनशिप है, ठीक है। फूड चेन क्या है, कौन किसको खा रहा है। फूड वेब क्या है कि उनके बीच में जो खाने से एक दूसरे को रिलेशनशिप बन रहा है ना फूड चेन की वजह से, उसे ही हम कहते हैं फूड वेव। ओके, ये टॉपिक आपकी इसके अंदर है। लेट्स फाइंड आउट कि ये टॉपिक कहाँ पे है। अब मैं, क्योंकि मेरी जो नोट्स का जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, जो मैंने डेफिनेशन वगैरह बनाई हुई थी, वो तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं आपको ऑन द बुक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देती हूँ, ठीक है ना। ओह यस, मिल गया। मैं बिल्कुल भी अपनी तरफ से नहीं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स। ये देखें, ये यहाँ पे कौन किसको खा रहा है, फूड चेन एंड फूड वेव, ठीक है ना। फूड चेन एंड फूड वेव आपको नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रही है आपको। सो ये जो साइकिल चल रहा है ना, अभी मैंने साइकिल आपको सारा समझाया था ना, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर, फिर से वो प्रोड्यूसर बनते हैं और ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। दिस इज़ कॉल्ड फूड वेव, कौन किसको खा रहा है। फिर उसके बाद फूड वेब है कि जो है ना इनके बीच में जो रिलेशनशिप बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है, दिस इज़ कॉल्ड फूड वेव। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैंने वहाँ ऐड नहीं किया है क्योंकि मुझे वो बुक में जो लिखा हुआ था वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा, ठीक है। सो मैं उस टॉपिक के ऊपर चली जाती हूँ। मैंने तकरीबन इससे पहले सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, यस, ये टॉपिक 7.7 पेज नंबर 150। ओह 150, ओह माय गॉड स्टूडेंट्स, 150 पेजेस पढ़ा चुकी मैं आपको। एक्सरसाइजेस रहती हैं अभी हमारी, आई नो। मैंने मैथ्स की और पाकिस्तान स्टडीज़ की स्टार्ट करवा दी हैं, ऐसे ही मैं आगे आपको एक्सरसाइज करवाती रहूँगी, डोंट वरी। बट हमारे जो है ना कांग्रेस स्टूडेंट, ये वीडियो देखने के बाद आपके सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट्स बच जाएंगे। कौन कौन से, बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, दोनों ही काफ़ी ईजी हैं। सो जो है हम उनको बाद में देखेंगे, अभी यहीं पे आए हैं हम, इसी वीडियो में फंसे हुए हैं। सो देख लेते हैं आगे इसको भी। अच्छा, फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके अंदर एक है पॉपुलेशन ग्रोथ। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है हमारे पास स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे चीज़ें जो याद रखने वाली हैं ना, वो ये हैं कि द बर्थ रेट एट प्रेजेंट इज़ 55 मिलियन पर ईयर, ठीक है ना। 55 मिलियन जो है ना रेट, जो है ना बर्थ रेट, वो पर ईयर का है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो पर ईयर है, अब इतने तो हो ही जाता है, पर ईयर है। अभी आगे देखें, 100 बेबीज़ आर बोर्न पर मिनट। पर ईयर में आपको ये इतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना। पर ईयर में इतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा कि 55 मिलियन कितनी बड़ी बात नहीं है। बट अगर पर मिनट की बात करें तो देयर आर 100 बेबीज़ बोर्न पर मिनट, ठीक है। इतनी सारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, पर मिनट 100 बेबीज़ लगाएं, कितना ज़्यादा जाके बनता है, ठीक है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन पाकिस्तान, अच्छा ये पाकिस्तान की बात हो रही है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 100 बेबीज़ नहीं पता हो रही, सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि आगे मैं इसी के रिलेटेड पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। सो जो है 1960 से लेकर 2000 तक 4 साल, इनके अंदर अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 3.0% जो है ना वो हमारे पास क्या हुआ है, बढ़ा है। इस पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास बढ़ता चला जा रहा है, हर साल पॉपुलेशन ग्रोथ में इजाफा होता है, बजाय कि पॉपुलेशन ग्रोथ में कम आए या कम हो जाए, नहीं, बढ़े जा रहा है। हर साल हम ये देखते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा है। अब यहाँ पे ये जो आपको बार दी गई है स्टूडेंट्स, इस बार को देखें, ये जो आपको ये दिया हुआ है इतनी मेहनत करके, ठीक है ना, इसको देखें। हर ईयर में आपको ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है, हर ईयर में बढ़ रहा है ना, ये हर ईयर में आपको बढ़ता हुआ 1965 से लेकर 2020 तक का आपको ये नज़र आ रहा है, हर ईयर में बढ़ रहा है। और इन 4 सालों में 2020 से लेकर अब तक 2024 चल रहा है, ठीक है ना। सो इन 4 सालों में कितना बड़ा होगा ग्रोथ रेट, ठीक है। सो यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉपुलेशन इन मिलियंस है और इन एवरी 5 ईयर है और रेट है, ठीक है ना। रेट को देख लेते हैं, हमारे पास 1965 में रेट था 1.20, 2020 में 4.12 हो गया है। इतना डिफरेंस स्टूडेंट, इतना डिफरेंस। अब पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो रही है, क्या हमें वैसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं?
बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं, जॉब फैसिलिटीज़ नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, फूड की शॉर्टेज है और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। क्यों है? पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से। आपको हर बुक के अंदर ये टॉपिक नज़र आ रहा है। मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाया था, आई थिंक किसके अंदर पढ़ाया है मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ। यस स्टूडेंट्स, पीएस के अंदर मैंने पढ़ाया है। और पीएस के लिए पीएस से याद आया कि मैंने वेरी थैंक यू सो मच आप सबको करना है, क्योंकि पीएस में जो आप लोगों का मैंने देखा है ना, जो मैंने आप लोगों के व्यूवर्स देखे हैं पीएस के, बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही प्यार बाकी सब्जेक्ट्स में भी देते रहे, मुझे बहुत खुशी हुई ये देख कर कि आप लोग पीएस को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अर्बनाइजेशन में पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, फिर ये मैं आपको बता दूं कि ये जो लिए गए हैं, ये चार्ट्स लिए गए हैं, ये इनका सोर्स द वर्ल्ड बैंक है। ये अभी उठा के अपनी मर्ज़ी से नहीं देती हैं इन्होंने बुक वालों ने, ये वर्ल्ड बैंक की रिसर्च के बाद यहाँ छपे हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अर्बनाइजेशन, अब ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है स्टूडेंट्स? यहाँ एक मिनट वाटर ब्रेक ले लूँ मैं। सो स्टूडेंट्स, यस, अर्बनाइजेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ये आप सबको पता है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। अब ये अर्बनाइजेशन क्या है? ठीक है ना, ये पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन क्या है, समझ में आया? पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। फिर इसके बाद ये क्यों पेश आता है? अब जो लोग हैं ना, वो रूरल एरियाज से कंटिन्यूसली अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर देखा हो, कोई भी अगर आपके पहले रूरल एरिया में रहता था, फिर वो माइग्रेट करके कहाँ आ गए? अर्बन एरियाज में आ गए। क्यों आ गए भाई पूछा तो? बेटर जॉब के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए, इन सब के लिए वो रूरल एरियाज में क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली माइग्रेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि गाँव के अंदर हमें ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती हैं। ठीक है, 1947 में अर्बन पॉपुलेशन 18% थी और आज मोर देन 40% है। वाई? क्योंकि हम बिना सोचे समझे गांव से शहर में आ जाते हैं, हमें फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आते हैं ना शहर में, इस वजह से। खैर, असल में जो कच्ची आबादी है, ये यहाँ पे ये अल्फाज लिखा हुआ है KATCHI, साइलेंट, कच्ची आबादी। द कच्ची आबादी इंक्रीजेज इन अर्बन एरिया, यानी कच्ची आबादी जितनी भी थी ना वो अर्बन एरियाज़ में आ गई। अब आप लोगों ने कितने गांव देखे होंगे जो सारे के सारे वीरान हो गए। क्यों वीरान हो गए? क्योंकि उनके सब के सब जितने भी लोग थे वो अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो गए टू बेटर लिविंग, क्या ना, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब गाँव के अंदर हमें जॉब नहीं है, गाँव के अंदर एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है और इन सब के लिए वो अर्बन एरियाज़ में आ गए। ठीक है ना। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे पास सहूलियात नहीं है। इट कॉजेज पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। अब सोशल लेवल्स अलग हैं इसके, ठीक है ना। अब इसके अलावा अब काफ़ी सारे नुकसान है ना, इसके नुकसान ही नुकसान है। जब आप विदाउट प्लानिंग, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथिंग हो रही है, अब उसके बाद कच्ची आबादी कंटिन्यूसली आई जा रही है अर्बन एरियाज़ में। सो दिस इज़ नॉट गुड। ओके, अब यहाँ पे भी आपको वर्ल्ड बैंक से एक चार्ट दिया हुआ है। सो इसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है? 1955 और 1960 में थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ इसको, पहले हम ये वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। 1955 के अंदर 19.70% इसका था, आज 35% हो गया है। यहाँ पे आप लोगों को ये 19% है एवरेज, यहाँ पे आज 35%। तो 2020 में 35% था और आज तो कितना हो गया होगा 4 सालों के अंदर। अब यहाँ से लगा लें 4 सालों के अंदर 2017 से 2018 तक, ठीक है ना। सो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हो ना, 40 से अबव हो गया होगा अब तक, 19% से 35% में आ गया। तो अब आप तो खुद सोच लें 10-15 सालों में इतना रूरल एरियाज से लोग आए जा रहे हैं, ठीक है। सो हमने इसको भी क्लियर कर लिया है। मैं एक बार वाटर ब्रेक एक बार और, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बोल रही हूँ तो मेरा गला काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो रहा है, इस वजह से मैं वीडियो बार बार बंद कर रही हूँ, क्योंकि मेरे गले में भी दर्द है और बोलने में परेशानी हो रही है। आप लोग अच्छी वॉइस समझ देने के लिए ये करना पड़ रहा है मुझे। आगे का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। अरे भाई, ये टॉपिक हम लोग लगभग कितने टाइम से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 8 के अंदर भी हमने इसको काफ़ी कचर पचर करी है।
अच्छा मैं इसका इंट्रो दे देती हूँ आपको क्योंकि ये मुझे तो ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि इतना पढ़ चुके हैं। अब और पढ़ने को मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करा होगा, आप लोगों का भी नहीं करा होगा जिन्होंने 8 अच्छे से पढ़ी है। बाय द वे, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है? ओजोन लेयर की डिप्लेशन होती है, ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होती है। किस वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यस, इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आई डोंट नो क्यों मेंशन नहीं है, बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही हमारे पास ये ओजोन लेयर डिप्रेशन होती है। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फॉसिल फ्यूल जब बर्न होते हैं तो CO2 और मेथाइन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस भी कहलाती हैं। ठीक है, मैं लाइन टू लाइन पढ़ देती हूँ आपको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर हाई क्वांटिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी हमारा सारा माहौल जो है ना वो ख़राब होता है। क्लोरोफ्लोरो जो है कार्बन है, उससे हमारी जो है ओजोन लेयर काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय होती है। जिनको नहीं पता है बता दूं, ओजोन लेयर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे अर्थ के बाहर काफ़ी सारी लेयर्स बनी हुई होती हैं जो हमें जो है अल्ट्रा वायलेट रेज से बचा रही होती हैं। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सन, यानी सन की जो हमारे पास ऐसी रेज होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, उनसे हमें ओजोन लेयर बचा रही होती है। ठीक है, वो जितनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगी तो सन की जो है तपिश हमारे पास डायरेक्ट आएगी और गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, और गर्मी इस साल जितनी पड़ी है ना, मुझे लगता है इतनी पहले कभी पड़ी है। खैर आगे तो और गर्मी पड़ेगी, एक दिन आग भी टपकेगी यहाँ पे, जैसे रेनफॉल होती है ना वैसे फायरफॉल होगी। ओके, ये तो हो गई मस्ती में आगे बढ़ लेते हैं। एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है भाई देखिए, हमारे पास जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनसे धुआं निकल रहा होता है, फ्यूल बर्न करे होते हैं और एक्सेट्रा एसिड्स यूज़ करे होते हैं इंडस्ट्री में। इसके रिज़ल्ट में हमें क्या मिलता है? हमें जो है इसके अंदर से चिमनीज से हमने अक्सर देखा होगा CO2, SO2, NO2, ये क्या हो रही होती हैं, वहाँ से कंटिन्यूसली बाहर निकल रही होती हैं। बाहर निकल के कहाँ होती हैं? वो हवा के अंदर मिक्स हो जाती हैं। ठीक है ना? When weapon through these polluted air, H2O react with these gases in air, produce carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid, यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, when carbon dioxide and H2O, when CO2 and H2O react, they form carbonic acid. When SO2 and H2O react, then they produce sulfuric acid. When NO2 and H2O react, they produce nitric acid. और ये तीनों एसिड्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हैं। Respectively, these acids remain as vapors and condensed into the liquid when temperature falls. यानी जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, जब गर्मी होती है तो क्या होता है, हमारे पास ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये एवापोरेट हो रही होती हैं वेपर्स के ज़रिए। केमिकल्स, एसिड्स जो है ना हमारे क्लाउड्स पे कंटिन्यूसली शामिल हो रहे होते हैं। और फिर क्या होता है, जब क्लाउड्स वो बारिश होती है तो क्या होता है हमारे पास, क्या होता है कि अभी जो एसिड्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को डिस्ट्रॉय करती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सॉइल के अंदर उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। स्किन ऑफ एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। बिल्डिंग मटेरियल को डिस्ट्रॉय करती हैं और भी काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। अब इसका इकोसिस्टम लिखा हुआ है कि ये किस तरीके से हो रहा है, सारा ये लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, मुझे इसकी जो है ना मैं आप लोगों को मैंने देनी थी, इसकी भी पिक्चर मुझे साफ सुथरी देनी थी कि जिसके ना आपको ये एसिड रेन समझ में आ सके, बट मैं नहीं दे सकी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। ओके, ओहो ये थोड़ा सा रोटेट हो गया था, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन का तो मुझे बार बार पढ़ने को दिल कर रहा है क्योंकि इसकी पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी। बेसिकली आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को कैसी लग रही है पिक्चर। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है भाई। और जो है ना, चले भाई मजाक के अलावा आगे बढ़ते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है स्टूडेंट्स? हर साल 40 मिलियन एकर्स तो पता है ना, जो ज़मींदार है उनको पता है, मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी जो है ना फैमिली से ज़मींदार हूँ। खैर बाय द वे, ये तो अलग सी बातें हो गई हैं। हर साल 40 मिलियन एकर्स जो है ना फॉरेस्ट के, वो कट होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। कितने? 40 मिलियन। हर साल 40 मिलियन एकड़। और एक एकड़ कितना बड़ा होता है आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे है। ठीक है ना? तो जिनको पता है एकड़ कितना बड़ा होता है, और बट मैं कैलकुलेशन में मेरे नहीं है कि कितना बड़ा होता है, कितने मुरब्बे वगैरह वगैरह, वो मुझे कैलकुलेशन नहीं है। बट हर साल 40 मिलियन एकर्स जो है ना जंगलात के, वो काटे जाते, तबाह किए जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं।
डू यू नो स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, लेकिन वो हमें है ही नहीं। हमें जो है ना इंडस्ट्रीज़ बनानी है और भी काफ़ी सारे काम करने, रोड्स बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है। इन्हीं वजह से हम क्या करते हैं, दरख्त काट देते हैं। हमें टिम्बर बनाने, हमें एग्रीकल्चर नीड्स हैं वगैरह वगैरह। सो हम क्या करते हैं, हम जो है इनको काट देते हैं। हम इस वजह से भी काटते हैं, हमें फर्नीचर बनाना होता है, इस वजह से भी काफ़ी सारा काट देते हैं। हमें क्या करना होता है, और भी काफ़ी सारी लकड़ियाँ जलाते हैं काफ़ी सारे लोग, उसके लिए ट्रीज़ काट देते हैं। सो दैट्स नॉट गुड। अगर आप अपने यूज़ के लिए काट भी रहे हैं ना, तो उसकी जगह एक दरख्त काट रहे हैं तो उसकी जगह एक और दरख्त लगाएं भी। मेरा ये मानना है, मतलब मैं अपनी तरफ से राय दूँ तो इसके अंदर मेरा ये है कि अगर आप काट रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो काटें ना, काट रहे हैं तो उसकी जगह उतने ही ट्रीज़ लगाएं, ठीक है ना। अब ऐसे बस काटते जाएंगे और ऐसे तो सारे दरख्त क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। जैसे ये देंगे, ये आधा लंग तबाह हो गया है ये पिक्चर मुझे बहुत प्यारी लगी है, दिल से बहुत प्यारी लगी है, ठीक है ना। फिर इसकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं, ठीक है ना, और वो नुकसान आप लोगों के सामने है सारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसको कैसे अब आगे का टॉपिक इज़ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन स्टूडेंट्स हम क्लास 6 से पढ़ रहे हैं। क्लास 6 का मुझे अभी तक याद है, चैप्टर नंबर 1 था आई थिंक, अ विज़िट टू द पार्क। ओह या मुझे याद है, देखें। सो अचानक से मैंने पॉल्यूशन पढ़ा है तो मेरे जहन में आ गया कि हमने क्लास 6 में भी विज़िट टू द पार्क के अंदर भी पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, और ये हम शायद उससे भी पहले पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। सो इसको मैं इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगी, बाय द वे आप लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे गले की भी हालत ख़राब है और मेरे सर में भी शदीद दर्द हो रहा है, इतनी बड़ी वीडियो बन गई है। खैर आगे बढ़ते हैं। पॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। अब इनके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो कैसे होते हैं, सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है वो मैं अभी यहाँ पे आप एसिड रेन के बारे में आपको बता चुकी। वाटर पॉल्यूशन हम अपनी फैक्ट्रीज़ का जितना भी कूड़ा होता है ना, वो सारा हम किसके अंदर डाल देते हैं, हम जो है वो, ओह वाह इसमें ज़्यादा प्यारा नज़र आ रहा है वैसे, नहीं? अब मैं आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाया करूँगी, वैसे नहीं पढ़ा रही हूँ मैं लेकिन ऐसे पढ़ा लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं, मेरी शुरू से वीडियो ऐसे बनी हुई है। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको रोटेट करके पढ़ाऊँगी, ओके। सो वाटर पोल्यूशन, हम अपनी फैक्ट्रीज़ का जितना भी गंदगी होती है वो वाटर में बहा रहे होते हैं, हमारी नज़रों के सामने हो रहा होता है। मैंने तो मेरा एक्सपीरियंस शुदा है कि ऐसा हो रहा होता है, वाकई में हो रहा होता है, ठीक है ना। ये रोटेटिंग हो रही है बार बार, वेट मैं इसको बंद करूँ रोटेटिंग को, ओके। आप लोग ज़रा वेट करिएगा, मैं इसको बंद कर, यस मैंने रोटेटिंग बंद कर दिया स्टूडेंट्स। सो सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हम पढ़े थे कि हम इंडस्ट्रीज का कचरा उसके अंदर डालते हैं, ठीक है ना। एयर पोल्यूशन का तो आपको पता ही है, एयर पोल्यूशन क्यों हो रही होती है, हम जो ये कारनामे से अंजाम दे रही होती है ना, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन रेस्टोरेंट भी इसी वजह से ही हो रही होती है। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हो रही होती हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है ना। अच्छा अब नेक्स्ट आवर टॉपिक, आवर लास्ट टॉपिक, ओह माय गॉड, our last topic of this chapter is conservation of nature. Finally conservation of nature क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी बेसिकली मीनिंग है कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। मैं यहाँ लिख नहीं सकी हूँ लेकिन इसकी मीनिंग आई नो इट कि कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। अगर गूगल कोई और मीनिंग दे रहा है तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, इसकी जो मतलब एक्चुअल मीनिंग भले ही कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, लेकिन ये इसी से रिलेटेड है, ओके। कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ इसकी मीनिंग है। क्या होता है स्टूडेंट्स इसके अंदर? मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रही हूँ, जस्ट डायरेक्ट बता रही हूँ। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास एज़ यू नो कि हमारे पास जितने भी जानवर है ना, जितनी हमारी नेचर है, जानवर नहीं और भी जितनी भी नेचर है, क्रिएचर्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं स्टूडेंट्स, उन्हें बेदर्दी से तबाह किया जा रहा है। लाइक उसमें कुछ के नाम भी हैं, कौन से? पंजाब, क्या है पंजाब यूरियल, मार्खोर, यस मार्खोर, और ऐसे लेपर्ड्स और बेयर है और इंडस्ट्री वर्ल्ड डॉल्फिन है, और भी काफ़ी सारी स्टूडेंट्स चीज़ें हैं जो हम जो है ना क्या करते हैं, उनको शिकार कर लेते हैं या उन्हें बांध के ज़ू में रख लेते हैं, या अपने ही किसी उसके लिए जो है ना अपने किसी फ़ायदे के लिए हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये मैमल्स जो हैं ये इंडेंजर्ड हैं। यानी कि बहुत जल्द अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द ये एनिमल्स, ये क्रिएचर्स इस दुनिया में तो नहीं रहने वाले। जैसे डायनासोर ख़त्म हो जाए वैसे ही ये क्रिएचर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। अब हमारी ये प्रॉपर्टी तो नहीं है ना कि जो हम इनको क्या करे होते हैं,
हम इनका शिकार करके इनको कैद करके अपने घर में ला रहे होते हैं, फिर इनको आगे बेच रहे होते हैं। इट्स नॉट फेयर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए, हमें इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बर्ड्स भी हैं यहाँ पे जो ख़त्म होती जा रही हैं। कौमी बर्ड हमारे पास इसके अंदर मौजूद है चकोर, अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो ऐसा दिखता है। यस, मैंने रियल लाइफ में तो मैंने भी नहीं देखा है, बट जो है ना पिक्चर्स में देखा है। ओके, एंड मार्खोर इज़ आवर नेशनल एनिमल आई थिंक। यस यस, एंड नेशनल बर्ड क्या है? चकोर है। ये देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको, ये आपकी रिलेटेड नहीं थी इससे। ओके, सो ये कुछ इंडेंजर्ड बर्ड्स हैं पाकिस्तान के अंदर। हमें अपने क्रिएचर्स को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, ठीक है ना, यानी उनकी हिफाजत करनी चाहिए, ना कि उनको इस तरीके से तबाह करना चाहिए। इट्स नॉट फेयर। ओके, सो अच्छा है स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर। फाइनली ये ख़त्म हो गया है अब, ठीक है ना, और ये ख़त्म तो हो गया है लेकिन साथ साथ मेरा गले का भी बुरा हाल करके गया है। सो स्टूडेंट्स, मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो इस वीडियो के लिए बनता है। जल्दी से जाएं, लाइक करें मेरे वीडियो को, अपने किसी एक फ्रेंड को शेयर करें। अगर शेयर नहीं भी करें तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप ये अपनी जो मैंने आपको समझाया ये अपने किसी फ्रेंड को समझा ज़रूर दिएगा, आगे बढ़ाते रहिएगा ताकि ये सिलसिला रुके ना। और मेरा मकसद आपको पढ़ाना है, आप इसे आगे पढ़ाएंगे तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। भले आप वीडियो शेयर ना करें, आप किसी अपने दोस्त को पढ़ा दें, मेरे लिए यही बहुत है स्टूडेंट। मेरा काम तालीम को आगे पहुंचाना है और आप इसे आगे पहुंचाएंगे, चाहे आप शेयर करके करें, तालीम को आगे बढ़ाएं, या आप ख़ुद अपने किसी दोस्त को पढ़ाएंगे तो दिस इज़ वेल एंड गुड, दिस टू गुड, ठीक है ना। आपको भी इससे याद जाएगा, मेरा भी मकसद यही है, मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको हमेशा कहा है कि पहले इंग्लिश पढ़ लिया करें आप, ताकि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ जल्दी समझ में आ जाए। लेकिन अगर जिन स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा है, नो इशू, यहाँ पे समरी के अंदर एक एक चीज़ की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ों की नहीं लिखी हुई है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग उसको भी जो है ना स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने कर लिया होगा। अच्छा, हमारे पास ये था हमारा लेक्चर। समरी को पढ़ लें, जो चीज़ समझ में नहीं आए आप लोग, वो जब मैं पढ़ा रही थी वो टॉपिक लाइक उसके अंदर मैंने हर चीज़ टॉपिक क्लियर किया, लेकिन कोई मैं नहीं किया है तो इट्स मीन वो या तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं था। अगर वो इम्पॉर्टेंट था और मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है आपके लिहाज से, अगर वो इम्पॉर्टेंट था तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने जो है ना क्लियर कर दिए। काफ़ी रिसर्च के बाद मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढती हूँ, सो इसमें तो कोई इशू नहीं होगा आपको। अच्छा, मैं इस चार्ट को देखने के लिए मुझे ज़रा इसको रोटेट करना पड़ेगा। एंड यस, अब देखें स्टूडेंट्स, इस चार्ट को ज़रा आप लोग गौर से देखें। सबसे पहले इकोसिस्टम है, ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं, जस्ट ये क्विक सा रिव्यू है। ये इकोसिस्टम है हमारे पास। इकोसिस्टम क्या होता है मैं बता चुकी। जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स साथ मिलकर काम करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, एयर, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल, सनलाइट एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब एबायोटिक में केमिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा बायोटिक में ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, ये तो आपको पता ही होंगे ना। ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक कौन से होते हैं? यस, बिल्कुल पता होगा आपको, ठीक है। फिर ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स मैंने आपको समझाया। प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बताते हैं, कंज्यूमर्स किसी और पे डिपेंडेंट, डिकम्पोजर्स जो कि दूसरों को फीड करते हैं, यानी डेड बॉडीज़ को फीड करते हैं। प्रोड्यूसर में प्लांट आ जाता है, कंज्यूमर में एनिमल्स, लाइक हम भी एनिमल्स में आते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चों की अम्मियाँ कहती होंगी जानवर की औलाद या ऐसे वर्ड्स, ठीक है ना, मुझे नहीं कहना चाहिए, सॉरी स्टूडेंट। ओके, वैसे मजाक के अलावा ह्यूमंस को भी एनिमल किंगडम में रखा गया है। किंगडम एनिमलिया में ही आते हैं, ह्यूमंस के लिए कोई अलग किंगडम नहीं है, किंगडम एनिमलिया के अंदर ही हम आते हैं, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स में बैक्टीरिया और मैंने जिसकी एग्जांपल आपको दी वो सब चीज़ें आ जाती हैं। ओके, अच्छा मैं ये देख रही हूँ कि ये साइड वाली चीज़ें नहीं आ रही इसके अंदर खैर अब जो है इसके अंदर आ जाते हैं एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर कुछ प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर, कुछ टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है ना। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। ओके, फिर जो है इसके अंदर केमिकल फैक्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और फिर ये सारी चीज़ें हैं। सो इट्स नॉट अवर टॉपिक। सो ये हाई लेवल का काम है। जब आप इकोसिस्टम को हाई लेवल पर पढ़ेंगे तब आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आई थिंक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है हमने। सो जो है आगे बढ़ते हैं हम। केमिकल फैक्टर्स जो है ना, ये याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो,
दोनों ही एबायोटिक कंपोनेंट्स है, ये बात याद रखने वाली है, भले ही इसके अंदर नहीं है लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर होल चैप्टर। वीडियो कितनी लंबी हुई है? 40 मिनट्स की हो गई है आई थिंक, ठीक है ना। सो ये हमारे पास जो है हमारा चैप्टर 7 मेन एंड एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। अब हम ऑन द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 8 एंड थोड़ा सा तो बोरिंग है बट इतना भी नहीं है, मुझे तो सही लगता है, ठीक है ना। मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक इज़ आवर चैप्टर 9। इसके यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं लगाया मैंने, बट जो है ना चूँकि ये PDF मैंने खुद बनाए थे क्योंकि इसके अंदर मुझे अपनी भी काफ़ी सारी एडिंग करनी थी। सो इस वजह से जो है ना मैंने वो जो है इसका इंडेक्स नहीं लगाया। हमारे पास 2 ही चैप्टर बच गए हैं, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। चैप्टर 8 इज़ बायोटेक्नोलॉजी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद है चैप्टर 9 फार्माकोलॉजी एंड मोर इंटरेस्टिंग एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम क्विक सा रिव्यू लेंगे और जल्दी से पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।